हमारा मीडियन एज कुछ 28 साल है. That almost all of Africa, including Nigeria, which has 18, Ethiopia, which has 19, is a very young population. And you would assume that 20 years down the line, जो इंडिया आज दे रहा है, वो अफ्रीका शायद 20 साल बाद दे रहा होगा. A company called Eicher Motors, 8 साल में जो 50,000 बाइक एक साल के बेच रहे थे, वो 60 से 70,000 बाइक एक महीने बेचने लगे. तो जो लोएस्ट सेगमेंट है, इकोनॉमिकली द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया, वो एक छोटा सा चंक रह जाएगा. बल्क ऑफ इंडिया विल बी इन द मिडिल क्लास. ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो थीम्स हमने बात किए हैं वो सारे सेक्टर्स अच्छा करें ही करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन में ऑलरेडी प्राइस इन हो रखा है कि 2040 तक क्या ग्रोथ होने वाला है. जापान इज अ क्लासिक एग्जांपल. प्रॉफिट व्हिच यूज्ड टू बी 13 to 40 crore became 1800 crore in the last 7, 8, 9 years. This is because आप गवर्नमेंट के फोकस के एरिया में थे, और अगर आप वेल प्लेस्ड हैं तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है. दिस एक्सट्रापोलेशन दैट ये सेक्टर अच्छा करेगा इसलिए इसमें कोई भी स्टॉक अच्छा करेगा, ये जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में प्ले आउट करे. Hi. So in today's discussion, we are going to start with an idea about macro investing and how does investing using macro frameworks works. एक इंटरेस्टिंग वर्ड में है, अभी बहुत सारे मैक्रो पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड थीमेटिक इन्वेस्टिंग यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स is something that I really like doing. My name is Piyush. I run a firm called FinShiksha, which is into financial education. I have close to about 22 years of experience in financial services, initial part of which was in equity research and fund management. Last 15 years odd, I have been in financial education. I've been running FinShiksha, which does a bunch of training and L&D assignments across a lot of firms. I teach a lot of students as they build a career in finance, right? In terms of my experience, predominant amount of experience has been in equity markets, and macroeconomics and its linkages to investing is something that I have been very, very fond of, and particularly enjoy looking at those linkages, how to explain, how to understand, and see if we can identify any opportunities out of that. तो हमारा प्राइमरी डिस्कशन आज उसके अराउंड रहेगा कि इस मैक्रो पैरामीटर्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं और इससे हमें क्या थीमेटिक आइडियाज मिल सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. 2010 में अगर हम चेक करें तो इंडिया कितने टू व्हीलर्स या बाइक सेल करता था? Maybe around a lakh, 1 or 2 lakhs of them. Way off. Okay. Basically, do you want to guess? I checked for the last month and it was somewhere around like 10 lakhs per month. So मैं उसके अकॉर्डिंग एक साल में 10 लाख तो हमने एटलीस्ट सेल किया होगा, 10-20 लाख. 2010 में इंडिया सोल्ड रफली 1 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ टू व्हीलर्स हमने सेल किए थे, थोड़ा ज्यादा इससे. एंड ऑब्वियसली हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक बड़ा लार्ज है, एंड कॉन्सिक्वेंटली वी एंड अप सीइंग अ लार्ज नंबर फॉर कंजम्पशन फॉर एनीथिंग दैट वी लुक एट, राइट? इंटरेस्टिंगली, अ कंपनी कॉल्ड आयशर मोटर्स, जो एक प्रीमियम बाइक रॉयल एनफील्ड के नाम से प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, उनका मार्केट शेयर इस समय इस पूरे सेगमेंट में कुछ 0.5% था. वो 50,000 बाइक साल के सेल करते थे, राइट? अब अगर आप सोचें कि इंडिया इज अ वास्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यंग पॉपुलेशन जो अपवर्डली मोबाइल है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हम रियल टर्म्स में 7 से 8% पे ग्रो कर रहे थे, नॉमिनल टर्म्स में 10-11% पे ग्रो कर रहे थे अगर इन्फ्लेशन को ऐड कर दें. इस ग्रोथ का इंपैक्ट लोगों के इनकम पे होने वाला था. The economic profile would have shifted up. If you look at some data points with respect to the economic profile of the country, so India के demographic profile और household किस तरह से spread हैं, उसका हमारे पास एक image है, एक picture है जो एक Deloitte के report से निकाला गया है. 2005 में, if we look at 2005, हमारा economic household का distribution एक pyramid की तरह था. It was basically a very few people at the top and a large chunk of population down. So economically not so well, middle class, upper middle class, और 2005 में आप देखेंगे एक बहुत छोटा सा पोर्शन प्रीमियम सेगमेंट में है in terms of households. यहां से 2018 में the shape of this pyramid changed. हमने बहुत सारे फैमिलीज को
पॉवर्टी से ऊपर शिफ्ट किया. Lower middle class and upper middle class became the predominant segments of the country. And we started seeing some small number here, which India के context में जो छोटा number है percentage wise वो फिर भी एक बड़ा absolute number बन जाता है. Luxury या ultra premium segment में हमें देखने को मिला, right? Although these are distributions by household income, तो household income में जो top पे हैं उनका एक छोटा सा triangle बन रहा है और ये projection जो है 2030 का है. 2030 तक जाते जाते इसका शेप और बड़ा हो जाएगा. तो जो लोएस्ट सेगमेंट है विच इज द लीस्ट वेल्दी और इकोनॉमिकली द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया, वो एक छोटा सा चंक रह जाएगा. बल्क ऑफ इंडिया विल बी इन द मिडिल क्लास, बोथ लोअर एंड अपर मिडिल क्लास. नाउ दिस वाज अ ट्रांजिशन दैट वाज हैपनिंग. ये ट्रांजिशन हो रहा था 2008, 9, 10 से 2018 के बीच में. और एक टू व्हीलर सेगमेंट को अगर हम देखें तो उसमें 0.5% स्टेक प्रीमियम बाइक्स का होता था. बाइक्स को अगर हम देखें तो उनका जो सेग्रीगेशन होता है इट हैपेंस बेसिस देयर कैपेसिटी. तो 100 सीसी के बाइक्स जो होते हैं वो एंट्री लेवल बाइक्स कहलाते हैं. उसके बाद 125, देन यू गो टू 150, 250 के ऊपर जनरली प्रीमियम सेगमेंट होता है. रॉयल एनफील्ड ऑपरेट्स इन ग्रेटर देन 350 सीसी सेगमेंट. उस सेगमेंट में उनका लगभग 96% मार्केट शेयर हुआ करता था. एंड प्रिडोमिनेंटली विद दैट काइंड ऑफ अ मार्केट शेयर you would assume that it's more or less a monopoly, right? अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो मार्केट शेयर सब्सटेंशियली इंक्रीज हो सकता है या मार्केट इटसेल्फ सब्सटेंशियली इंक्रीज हो सकता है. 0.5%, आधा परसेंट एक पूरे सेगमेंट का प्रीमियम कैटेगरी में आप किसी भी एंगल से सोचें तो बहुत सारे समय तक ये नंबर आधा परसेंट नहीं रहने वाला था. ये नंबर इंक्रीज होने वाला था, राइट? अगर एक थीमेटिक लेंस से देखें कि मैक्रो इकोनॉमिकली हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है, पीपल आर मूविंग अपवर्ड्स, पीपल आर थिंकिंग दैट दे विल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गो फ्रॉम अ नीड बेस्ड परचेज. नीड के लिए जो परचेज है उसकी जगह एस्पिरेशन के लिए जो परचेज है उसकी तरफ जाएंगे. तो रॉयल एनफील्ड के बाइक्स आर अ क्लासिक सेगमेंट जो आप उसमें देखेंगे, राइट? Of course, यहाँ पे थोड़ा सा hindsight है हमारे पास and we have data and we know what happened and so consequently इस तरह के themes में हमें कुछ risk भी हो सकता है. But let's understand what really played out here, right? If we look at this segment and अगर हम hypothesis ये बना रहे हैं कि इंडिया का ज्यादातर demographic pool upwardly mobile है, तो कितने लोग एक प्रीमियम बाइक खरीदेंगे? Royal Enfield was selling 50,000 bikes a year in 2010. From selling 50,000 bikes a year in 2010, 8 lakh bikes a year in 2018. 8 साल में जो 50,000 बाइक एक साल के बेच रहे थे वो 60 से 70,000 बाइक एक महीने बेचने लगे. At this point, India was selling about 2 crore टू व्हीलर्स. 2 करोड़ टू व्हीलर्स में से 8 लाख प्रीमियम बाइक्स थे. इनका मार्केट शेयर अब भी लगभग 95% के आसपास था. 8 बाय 2 करोड़, 8 लाख बाय 2 करोड़ का आप देखेंगे तो लगभग 4% मार्केट शेयर है प्रीमियम बाइक्स का, which looks a more logical number for a country the size of India. 0.5% looked a very small number. ये जो जर्नी था ये एक मैक्रो थीम से हम पिक कर सकते थे कि इंडिया का प्रीमियम बाइक का मार्केट इतना छोटा नहीं रहेगा, ये ग्रो करना चाहिए. और इसको ग्रो करते समय कौन से कंपनीज हैं जो बेस्ट पोजीशनड हैं, कौन सा सेक्टर है जो बेस्ट पोजीशन है इसका एडवांटेज लेने के लिए. अगर ये हमने ट्रैक किया होता तो दिस कुड हैव बीन वन मैकेनिज्म ऑफ हाउ हम एक मैक्रो थीम को यूज कर सकते थे, राइट? आई विल रिपीट, जैसा हमने कहा कि इसमें हाइंडसाइट बायस है, दिस कंपनी एग्जीक्यूटेड, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है. इसमें कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, पर प्रिडोमिनेंट आइडिया ये है कि क्या मैं अपने चारों तरफ के मैक्रो एनवायरनमेंट को देख के कुछ ऐसे थीम्स निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं जिसके थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाएं और उन इन्वेस्टमेंट आइडियाज को फिर हम और डिटेल में रिसर्च कर सकें कि डज इट मेक सेंस और डज इट नॉट मेक सेंस. दैट इज द पर्पस ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन आवर डिस्कशन टुडे, राइट? This is a classic case of an upwardly mobile economy. Economic development हो रहा है कंट्री का.
पॉपुलेशन अपवर्डली मोबाइल है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है कंट्री में, एस्पिरेशन लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं कंट्री में, और बाइक्स या टू व्हीलर्स का जो सेगमेंट है वो कंप्लीटली पेनिट्रेटेड भी नहीं है। तो ना सिर्फ सेगमेंट ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ इनकम ग्रो हो रहा है, पेनिट्रेशन लेवल ग्रो हो रहा है, और मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है, राइट? तो इनका वॉल्यूम जो है वो 50,000 से 8 लाख चला गया, विच इज अबाउट 16 टाइम्स जंप इन वॉल्यूम। इस दौरान एवरेज सेलिंग प्राइस इटसेल्फ ऑलमोस्ट डबल्ड, राइट? बिकॉज परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड इन पीपल। तो जो बाइक 1 लाख का बिकता था वो लगभग 2 लाख का बिकने लगा, और इस सिनेरियो के चलते the company showed massive spike in revenues, massive spikes in profitability as well. That is just one example of what population demographics and economic development have done in India, how we can use a macro theme and look at that in the contour of a lot of these elements. Yahan pe, it is a good idea to understand population demographics of India as well, right? कि हम किस तरह के demography profile के साथ हैं, और उसके चलते और क्या आइडियाज हमें मिल सकते हैं। अगर हम आज देखें अपने अराउंड, ये एक पुराना आइडिया हो गया, पर अगर हम आज अपने अराउंड देखें तो हमें और क्या आइडियाज दिख सकते हैं। तो उसको समझने के लिए लेट्स लुक एट अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ इंडिया बाय एज ग्रुप। ये एक इकोनॉमिस्ट के पब्लिकेशन से निकाला गया चार्ट है, जिसमें इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज दिया गया है, राइट? तो हर 5 साल के ब्रैकेट पे कितने परसेंटेज ऑफ हमारा पॉपुलेशन है वो डिस्प्ले किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे we see that the display is for 2015 and 2050 expected numbers. 2015 और 2050 में क्या expected distribution है वो दिया गया है। जो light blue bars आप देख रहे हैं वो 2015 का distribution है। तो अगर हम इसे देखें और समझने की कोशिश करें तो ये 10% का नंबर है। 0 से 4 साल के बीच में लगभग 10% लोग थे, 5 से 9 के बीच में लगभग 10%, 10 से 15 के बीच में, 10 से 14 साल के बीच में लगभग 10%। तो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज बिलो द एज ऑफ 15 इयर्स एट दैट पॉइंट। देन 2050 का जो एस्टिमेट इन्होंने दिया है, वहां पे आप देखेंगे ये स्टैंडिंग लाइंस दिख रहे हैं। देयर आर सम स्टैंडिंग लाइंस दैट यू विल सी हियर, व्हिच बेसिकली आर नेवी ब्लू स्टैंडिंग लाइंस, जो ये बता रहे हैं कि 2050 में ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह दिखेगा। तो ऑब्वियसली देयर विल बी लेसर यंगर पॉपुलेशन, there will be more older population, but it is important to understand that even with lesser younger or more older population, how does the demographic kind of move, right? So let's actually try and add a couple of rows here, right? 2 horizontal line add करते हैं। ये horizontal line हमने add किए हैं 15 साल के age bracket पे और 60 साल 60 years के age bracket पे। Between these two is what we have considered as the working age population. 15 साल से 60 साल के बीच में जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। These are people who can work, right? Population wise. Remember, it is not necessary they are working, but they can work provided they are given jobs, right? अब अगर हम इसको कंटेक्स्ट में चेक करें और देखें कि 2015 में ये नंबर कहां है, तो रफली आप नोट करेंगे हमने ऐड किया था 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज बिलो द एज ग्रुप ऑफ 15। यहां पे अगर हम इसको ऐड कर देंगे, इस पोर्शन को, दिस एंटायर सेगमेंट इफ वी ऐड, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10%। कितना बच गया? 60% of our population is in the working age group in 2015, correct? Let's try and change the color to some other color. And now let's do the calculation for 2050. 2050 में ये नंबर क्या दिख रहा है? तो अब हम देखेंगे ये सेगमेंट्स को ऐड करेंगे, which is about, if you see, 6-7% each. तो लगभग ये 18 से 20% का नंबर यहां पे आ जाएगा। सिंपल एरिया के कंटेक्स्ट में करूं तो ये लगभग डबल हो गया है, this is about twice. So this will also be 20, correct? Which means while average or median age has gone up, पर वर्किंग एज पॉपुलेशन में तब भी 60% लोग होंगे। 150 करोड़ पे 60% 90 करोड़ होते हैं। 90 करोड़ पीपल कैन वर्क। ऑब्वियसली वी हैव टू गिव देम जॉब्स, हमें उन्हें जॉब्स देना होगा और हमें देखना होगा कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
बट इफ वी आर एबल टू जनरेट जॉब्स, अगर हम इस 60% वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए जॉब्स जनरेट कर सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे प्ले अराउंड, राइट, ओवर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स. विच इज वाई आप नोट करेंगे कि इंडिया में जो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं, उन्हें एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि लगभग 2050 तक, विच इज 2.5 डेकेड्स फ्रॉम नाउ, तब तक हम श्योर हैं कि अर्निंग्स और रेवेन्यू ग्रो करते रहेंगे कंपनीज के, राइट. हम वैल्यूएशन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहां. ऐसा हो सकता है कंपनीज ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, पर उनके फाइनेंशियल्स, कि उनका रेवेन्यू ग्रो होगा, उनका प्रॉफिट ग्रो होगा, उस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है बहुत इन्वेस्टर्स को, which is why they trade at a premium in a lot of segments. We are not talking about they are trading correctly or incorrectly or valuation is correct or not, but maybe rationalizing, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि क्यों प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं. वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन will earn and will spend. क्योंकि ये पॉपुलेशन अर्न करेगा और स्पेंड करेगा, तो अर्निंग और स्पेंडिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, whether it be urbanization, education, vehicles, right, eating out, residential real estate, anything that comes under that purview will basically continue seeing a steady revenue stream all the way through. FMCG ले लीजिए आप, consumer durables ले लीजिए आप, जो भी सेगमेंट आप लेना चाहें, हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स उसे एक्सप्लेन करता है, which is why everybody in the world wants to take a pie of India's B2C market. जो हमारा B2C सेगमेंट है, सब उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट. अगेन आई विल रिपीट कि हम वैल्यूएशंस के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हमारा आइडिया है कि क्या हम आइडिएशन कर सकते हैं ये देख के कि क्या इस मैक्रो थीम को या डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखते हुए कैन वी आइडेंटिफाई एनी अपॉर्चुनिटीज और थीम्स दैट आर देयर. नाउ गिवन दैट a lot of people will shift in the elderly bracket, right? 20% हमारे पॉपुलेशन का 60 साल के ऊपर होगा, तो कुछ सेगमेंट्स हैं जो वहां पे यूज होंगे, करेक्ट. एल्डर केयर, एल्डर लिविंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज जहां पे एल्डर विल बी स्टेइंग टुगेदर, हेल्थ केयर, राइट, टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक्स, all of insurance, all of that, health insurance basically, all of those segments will have, there may be more. हम बिल्कुल ऑफ द हैंड कुछ नंबर्स या सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, सेगमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, पर ये जो थीमेटिक मूव्स हैं, इनको समझते हुए हमें ये देखना है. हमें जॉब्स क्रिएट करना है, तो जिन सेगमेंट्स से जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है. ऑब्वियसली गवर्नमेंट सीज दिस सिनेरियो, राइट. द गवर्नमेंट नोज दैट वी हैव टू जनरेट दीज मेनी जॉब्स. तो जिन सेगमेंट्स में मैसिव जॉब क्रिएशन हो सकता है, उस तरफ गवर्नमेंट का पुश रहने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज व्हाट डिफाइंस अ कोर एग्जांपल ऑफ हाउ मैक्रो थीमेटिक इन्वेस्टिंग कैन बी यूज्ड. कैसे हम अपने पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स और जीडीपी पर कैपिटा के ग्रोथ को यूज करते हुए ये एक सिनेरियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर हम देखें कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, राइट. जीडीपी ग्रोथ और इनकम ग्रोथ में बी एट अ सर्टेन लेवल, पर जब मेरा इनकम 100 रुपीज है, राइट, मान लीजिए 100 रुपीज के इनकम में से 80 रुपीज आई स्पेंड ऑन एसेंशियल्स. दिस इज एसेंशियल्स. 80 rupees is being spent on essential spending. Essentials are food, clothing, right, rent, etc. ये मुझे करना ही है स्पेंड. तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कितना बचा? ये 20 रुपए का, 20% ऑफ माई इनकम. अब इनकम मान लीजिए 10% से ग्रो कर रहा है, तो 6 से 7 साल में डबल हो जाएगा. जब ये डबल हो जाएगा तो इनकम विल बी 200, but will I spend twice the amount on essentials? I will not eat twice the food. My quality of food intake may improve, but मैं अपने essential पे spending double नहीं करूंगा. तो essentials का spending hypothetically speaking, obviously exact numbers नहीं है, पर मान लीजिए 120 चला गया, तो जो हमारा spending on discretionary parameters है, right, which is basically saying that this component, जिस समय में मेरी इनकम डबल हुई है उतने समय में ये कंपोनेंट 4x हो गया है. कैन यू थिंक ऑफ एनी आइडियाज दैट कम आउट ऑफ दिस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग? Travel is one of that, absolutely. Entertainment, right?
Even, yeah, go ahead. Travel, entertainment, even savings और इन्वेस्टमेंट्स. तो आप जो म्यूचुअल फंड्स के सेगमेंट में एक बहुत बड़ा ग्रोथ इन AUM देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कि मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम एक्स्ट्रा है, तो क्या मैं उसे कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर सकता हूं, करेक्ट? या मैं उसे ट्रैवल पे स्पेंड कर सकता हूं, या मैं उसे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस पे स्पेंड कर सकता हूं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे कर सकता हूं, व्हीकल्स पे कर सकता हूं, मोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, entertainment, content. There are different aspects that can come out as the income keeps growing. And as this keeps going on, the same keeps expanding and repeating. ये बढ़ता चला जाएगा कुछ segments में. तो कुछ segments का growth हमें ज्यादा दिखने वाला है as compared to the income growth. Income शायद 10% पे grow कर रहा है, पर कुछ segment 20% पे grow करेंगे, right? वो कौन से segments हैं वो हमें देखना होगा. Again, there can be a lot of examples there. What is our median population age group at this point of time? There's one more interesting slide I have here. So let's actually try and erase this. And let's look at some more interesting data. So ये कुछ population demographics के और detail हैं India के. And on the left is an image I have picked up from a BCG report, which basically tells us कि India में Gen Z, Millennials, Gen Alpha कितने हैं. राइट साइड में वर्डोमीटर करके एक वेबसाइट है, वहां से हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है कंट्रीज का. तो क्लियरली वी आर एट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ब्रैकेट, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय यूएस. उसके बाद आप जितने नाम देखेंगे मोस्टली आर इमर्जिंग कंट्रीज दैट आर देयर. सो इन कंट्रीज दैट आर ऑन द टॉप एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इन ग्लोबल इकोनॉमी, जो कंट्रीज अच्छा कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, टॉप 3 आपको यहां दिख रहे हैं. 145 करोड़, 141 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ चाइना. यूएस का पॉपुलेशन है 34.5, 35 करोड़. अगर जेन जी, जिसका पार्ट शायद आप लोग सब हैं, उसे एक सेगमेंट मान लिया जाए तो 38 करोड़ पीपल इन इंडिया आर इन जेन जी. दैट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूएस. Another 35 to 36 crore are millennials, which is also more than the population of US. Another 30 crore are Gen Alpha, 2013 के बाद जो born हुए हैं, right? Which is more than the population of Indonesia. तो अगर आप country wise इन numbers को डालेंगे, India followed by China, और अगर इंडिया के segments को break down कर दें तो Gen Z followed by millennials, followed by US, followed by Gen Alpha, followed by Indonesia. अपने आप में ये सेगमेंट्स इतने बड़े हैं कि अगर कोई कंपनी इंडिविजुअली इन सेगमेंट्स को भी केटर कर रहा है तो भी उनके मार्केट साइज इतने बड़े हैं कि यू कैन सी अ ग्रेट सेट ऑफ मैक्रो थीम्स emerging out of that. You can see a lot of opportunity emerging out of that. So that is another construct that plays out. And clearly, जैसे demographic profile change होगा over a period, some of these, which is the older generation, will start increasing, right? Obviously, millennials will become older. So at some point, we will have a large number of elderly and consequently themes around that. Now, anything, we talked about travel or tourism, right? The number of passengers in India that take flights, for example, right? उसका अलग-अलग data मिलता है, जो हम DGC है, Directorate General of Civil Aviation, उनके website पे data देखते हैं, तो वो as per departure data देते हैं. How many passenger departures have happened? तो अगर मैंने मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता हॉपिंग फ्लाइट लिया है या फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट लिया है, तो वो 2 डिपार्चर गिने जाएंगे. अगर एंड टू एंड ओरिजिन टू डेस्टिनेशन में काउंट करूं तो एक ही मूव हुआ है, एक पैसेंजर हैज मूव्ड. एंड टू एंड अगर हम काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 16-17 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स इंडिया में मूव किए हैं. दिस इंक्लूड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. समबडी हु स्टार्टेड अ जर्नी फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, राइट? Wherever that ended in terms of this thing. DGC also gives inbound traffic, and अगर हम total passengers करेंगे तो लगभग डबल होगा नंबर, क्योंकि बाहर से जो इंडिया में आ रहा है वो भी ऐड हो जाएगा, राइट? पर आप ऐसा मान लीजिए कि लगभग 16-17 करोड़ के आसपास या 20 करोड़ से कम होगा ये नंबर. ऑब्वियसली मेरे पास जो डेटा है 1 साल पुराना है. 20 करोड़ के आसपास ट्रैवलर्स ट्रैवल्ड आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 145 करोड़, राइट? सो ऑन अ पर 1000 population basis, we are talking about 12 or 13 people traveling basically, right?
And this is what is the context that is going to grow. There is no way it is not going to grow. Right? आज आप ट्रेन ट्रैवल देखते हैं तो उसका जो प्राइसिंग है वर्सेस फ्लाइट ट्रैवल का जो प्राइसिंग है, इट इज नॉट सब्सटैंशियली हायर. एंड कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास आज से 10 से 15 साल पहले कुछ 50 या 60 एयरपोर्ट हुआ करते थे. वो नंबर हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 से 120 अभी चला जाए, ऑलरेडी जा रहा है. एंड हमारा टारगेट है 2040 तक इस नंबर को 300 एयरपोर्ट्स तक ले जाने का. तो क्लियरली एज द सप्लाई ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्रीजेस, एज द सप्लाई ऑफ एयरलाइंस इंक्रीजेस, टिकट्स इंक्रीजेस, people will basically travel with air, use air travel, right? जब लोग air travel करने लगेंगे तो अब obviously airlines is a tricky sector to play, क्योंकि वहां पे practically एक ही stock है जो listed है हमारे पास. जो दूसरा listed है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है और बाकी unlisted है, and it is a difficult sector to kind of play. But ancillary segments क्या हो सकते हैं अगर लोग travel कर रहे हैं तो? Tourism is an ancillary segment, hotels is an ancillary segment, luggage is an ancillary segment. राइट? आप कैसे एयर ट्रैवल को प्ले कर सकते हैं इज अगेन अ फंक्शन ऑफ दिस एंटायर आइडिया ऑफ हाउ डू यू यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट कुड बी सेक्टोरल थीम्स दैट कुड प्ले आउट. कौन से थीम्स हैं जो एयर ट्रैवल से इंपैक्ट होते हैं, वो कितना बढ़ सकता है, उसको बढ़ने के लिए गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है. इफ आई फॉलो दिस चेन ऑफ थॉट मुझे कुछ आइडियाज मिलेंगे. करेक्ट? अगेन हम अभी वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक रिस्क फैक्टर है, उस पर हम आएंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इज इंपॉर्टेंट. यहां पे एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मीडियन एज का लिखा गया है. अगर एक सेकंड के लिए इसे आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाएं रादर देन जस्ट इंडिया स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग ओनली, तो हमारा मीडियन एज कुछ 28 साल है. ये अलग अलग सोर्सेस पे अलग अलग डेटा आता है, पर 28-29 साल के आसपास हमारा मीडियन एज है. मीडियन एज का मतलब यह है कि अगर हम 140 करोड़ हैं तो 28 के ऊपर और 28 के नीचे बराबर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है. मीडियन इज द मिड पॉइंट एसेंशियली, राइट? यू विल सी दैट फॉर मोस्ट मेजर कंट्रीज which are our competitors, China median age is 40, US is 38. करेक्ट? हमारा जो कंपटीशन है, जो क्लियर कंपटीशन माना जाता है, इंडोनेशिया इज एट 30, right? US is at 38, sorry, I think I said 30. Bangladesh is 26, which is why we compare Indonesia, Bangladesh, we compare Vietnam, we compare Mexico, we compare Philippines with India, because these are closer to our demographic profile. जब डेमोग्राफिक एज, मीडियन एज 25 से 35 के बीच में होता है तो वर्कफोर्स सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है. अक्रॉस इकोनॉमीज वी हैव सीन दैट. अगर ये सिनेरियो सही है and I look at some of the other segments here, then we will realize interestingly that almost all of Africa, right, including Nigeria which has 18, Ethiopia which has 19, DR Democratic Republic of Congo which is 16, Egypt at 24, is a very young population. And you would assume that 20 years down the line they will give opportunities like जो इंडिया आज दे रहा है वो अफ्रीका शायद 20 साल बाद दे रहा होगा, right? So अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कई बार इन मैक्रो पैरामीटर्स से हमें और इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल आइडियाज मिल सकते हैं कि कौन सा इकोनॉमी अच्छा करेगा. अगर आज हम देखना चाहें तो शायद इंडोनेशिया इज अ गुड इकोनॉमी टू एटलीस्ट एक्सप्लोर कि क्या इंडोनेशिया का प्रोफाइल हमारे जैसा कुछ है, क्या ये सेक्टर्स जो यहां अच्छा कर रहे हैं कल इंडोनेशिया में अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट? It doesn't have to be restricted to India alone. The same parameters can be extended to some of the other geographies as well if we look at them. सर मतलब मोस्टली मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, पर मैक्रो है क्या? मतलब कोई भी डेटा के ऊपर हाइपोथेसिस है कि मैंने कुछ भी डेटा देखा तो अच्छा इससे मैं ये निकाल सकता हूँ, तो मोस्टली मैक्रो है क्या? मतलब वो मैं क्लियर नहीं है उस पर कि Okay. कौन सा डेटा मैक्रो है कौन सा नहीं है, या क्या है मैक्रो, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ है अभी तक. परफेक्ट. सो मैक्रो इन्वेस्टिंग एक टॉप डाउन इन्वेस्टिंग के फोकस के अंदर आता है कि हम सबसे पहले कंट्री लेवल पे एक डेटा देख रहे हैं, इकोनॉमी लेवल पे एक डेटा देख रहे हैं. उसके बाद हम नीचे आते हैं कि अगर इकोनॉमी लेवल पे हमें कुछ डेटा समझ आया तो फिर हम नीचे आते हैं कि अच्छा इससे कौन से सेक्टर्स पे फायदा होगा. फिर हम उन सेक्टर्स के अंदर जाके ढूंढेंगे कि कौन से कंपनीज अच्छे हो सकते हैं और हम अपना इन्वेस्टिंग वैसे करेंगे. सो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज टॉप टू डाउन और टॉप डाउन इन्वेस्टिंग. तो हम कंट्री लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे पहले डेटा पिक कर रहे हैं, उसे मैक्रो डेटा बोल रहे हैं हम, और वहां से हम अपना इन्वेस्टिंग थीसिस बनाते चल रहे हैं नीचे की तरफ. इसका ऑपोजिट होता है बॉटम अप इन्वेस्टिंग, जहां हम किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें वो कंपनी पसंद आ गई है.
और हम उस कंपनी पे और रिसर्च कर रहे हैं और हमें लग रहा है ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और रिगार्डलेस ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इंडिया का करेंसी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये कंपनी अच्छा करती रहेगी। तो इसे हम बॉटम अप इन्वेस्टिंग बोलेंगे कि हम सीधा स्टॉक से शुरू हुए और हमने वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। मैक्रो इन्वेस्टिंग टिपिकली ऊपर से आ रहा है और कुछ कंट्री लेवल पैरामीटर्स को पहले चेक कर रहा है, वहां से हम आइडिया निकाल रहे हैं कि इन पैरामीटर्स के चलते कौन सा सेक्टर्स अच्छा करेंगे, उन सेक्टर्स के अच्छा करने में कौन से कंपनीज अच्छा करेंगे, और हमारा इन्वेस्टिंग थीसिस वहां से आ रहा है। डज दैट मेक सेंस? श्योर। एनी अदर क्वेश्चंस? So I had one more question regarding the previous slide that you explained about the median age of different countries. So for example, अगर अभी इंडिया का median age 28 है and China is at 40, is it fair to assume that China had a similar journey around 10 years ago जो अभी इंडिया एक्सपीरियंस कर रही है? So can we expect कि चाइना ने जैसे रिटर्न्स दिए हैं पिछले डेकेड में, इंडिया भी वैसे ही रिटर्न्स देगा? बिकॉज हमारे गवर्नमेंट्स भी काफ़ी अलग है, तो कैन आई से कि वैसा ही काइंड ऑफ ग्रोथ हम देख सकते हैं, या वुड देयर बी डिफरेंट फैक्टर्स दैट आई शुड आल्सो लुक एट? सो टू थिंग्स हियर। फर्स्ट थिंग इज, ये जो मूवमेंट है 28 साल से 40 साल का, कि हमारा मीडियन एज 28 है, उनका 40 है, ये मूवमेंट लीनियर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली किड्स आर गेटिंग बॉर्न, राइट? तो 28 के नीचे पॉपुलेशन ऐड होती चल रही है और 28 के ऊपर पॉपुलेशन हटती जा रही है, बिकॉज ओल्डर पीपल आर पासिंग अवे, राइट? दिस मूवमेंट ऑफ अबाउट 10 ईयर्स, कि 28 से 38 कब होगा, ये देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि चाइना का मीडियन एज 28 कब था, राइट? तो देन वी कैन गेट अ सेंस। तो चाइना का मीडियन एज 28 था रफली लेट 90s में, अब से 30 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। जापान मीडियन एज टुडे इज अबाउट 48, वो 28 लगभग 60 इयर्स पहले था, 1965 में। तो सेफ टू अज्यूम दैट वी विल गो फ्रॉम 28 टू 38 40 इन अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 इयर्स, राइट? हमें प्रोबेबली 2050 2055 के आसपास वहां पहुंचेंगे और वो होगा। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड, दिस इज जस्ट एन आइडिया पॉइंट कि हम शुरू कर रहे हैं एक कंट्री के बारे में, उनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम सेक्टर्स सेम सिनेरियोज हर कंट्री में प्ले आउट करें। ऑब्वियसली चाइना थोड़ा क्लोज्ड इकोनॉमी है, उस पर बहुत इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स आर मोर, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। इंडिया हैज ऑल ऑफ दैट, सो द फ्रीडम टू गो एंड चूज वेरियस थिंग्स इज मोर इन इंडिया। इट हैज इट्स प्लस एंड माइनसेस समटाइम्स। यहाँ पे बिकॉज वी हैव गिवन पीपल फ्रीडम टू काइंड ऑफ डिसाइड, समटाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में टेक टाइम बिकॉज वी ट्राई टू लिसन टू एवरीबॉडीज वॉइस, राइट? चाइना में शायद वैसा नहीं होता होगा, तो एकदम एक्स्ट्रापोलेट करना इजी नहीं है। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्टिंगली चाइनीज मार्केट ने पिछले 10-15 साल में कुछ रिटर्न दिया नहीं है। उन्होंने पिछले 1 साल में रिटर्न देना शुरू किया है। उनका जो टॉप 2008-9 के आसपास बना था, 7 या 8 में बना था प्री सब प्राइम क्राइसिस, उसे निकालने में बहुत समय लगा कुछ इंडिसेस को, कुछ इंडिसेस अब भी नीचे हैं उसके। तो अगेन, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न्स इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। थीम्स पे मैं प्ले कर सकता हूं, पर मार्केट का जो रिटर्न है वो फंक्शन इस बात का है कि मार्केट का वैल्यूएशन क्या है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया में जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं वो इंडोनेशिया में अच्छा करें। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो थीम्स हमने बात किए हैं वो सारे सेक्टर्स अच्छा करें ही करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन में ऑलरेडी प्राइस इन हो रखा है कि 2040 तक क्या ग्रोथ होने वाला है, तो इसके बाद अपमूव का चांस शायद नहीं है। हमने सेक्टर निकाला, जैसे हमने लगेज सेक्टर का बात किया, राइट? देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स इन लगेज सेक्टर, उन सब का वैल्यूएशन शायद ऑलरेडी ये प्राइस इन कर रहा है कि लगेज सेक्टर में ग्रोथ होगा। आई हैवंट सीन इट वेरी क्लियरली एंड नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन एनी ऑफ दीज, बट अगर सोचें तो लगेज सेक्टर में कोई एंट्री बैरियर नहीं है बहुत बड़ा। तो कुछ नए प्लेयर्स आए हैं पिछले कुछ समय में, आपने देखा होगा शार्क टैंक वगैरह में देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स हु केम, मोकोबारा, नेशर माइल्स एटसेट्रा हैव कम इन। देयर इज नो रियल एंट्री बैरियर, मोर प्लेयर्स विल कम इन। अगर मार्केट अच्छा है तो और प्लेयर अंदर आएंगे, अगर और प्लेयर अंदर आएंगे, ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में आएंगे, तो क्या आप उस सेक्टर में जेन्युइनली पैसा बना पाएंगे या नहीं, ये बहुत सारी और चीजों का फंक्शन है। पर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता चल रहा है मैक्रो इन्वेस्टिंग से। वैल्यूएशन का डिस्कशन इसके बाद आएगा, राइट? बट हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सो गुड पॉइंट दैट फर्स्ट थिंग इज इट विल नॉट टेक 10 years टू गो टू वेयर चाइना इज, इट विल प्रोबब्ली टेक 25-30 years, बिकॉज नीचे किड्स ऐड होते जा रहे हैं, ऊपर एल्डरली पास अवे करते जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन का मूवमेंट लीनियर नहीं है मीडियन एज का, राइट?
एंड ऑब्वियसली फिर उसके अराउंड हमें अपॉर्चुनिटीज चेक करने पड़ेंगे. सर एक इसके अराउंड एक और क्वेश्चन है कि हमने भी मेंशन किया कि वो फिलअप होते जाता है नीचे एक एज का गैप, बट हमने जापान के केस में देखा कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी है. करेक्ट. उल्टा. देन हम उस केस को कैसे देखें अगर हम वहाँ पे अगर इंडिया को रख के देखते हैं, क्योंकि हमारा भी आई रिमेंबर, अगर मुझे सही से याद है तो 2.1 के नीचे या फिर एग्जैक्ट 2.1 पे हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ चल रहा है, जो कि मोस्टली आने वाले दिनों में और थोड़ा सा गिरेगा, जो कि मतलब जनरली डिस्कस हो रहा है, जनरली रिसर्च पेपर्स वगैरह में हर जगह मेंशन है. तो हम इस केस को कैसे देखेंगे? करेक्ट. सो चाइना ऑल्सो हैड अ वन चाइल्ड पॉलिसी. तो चाइना का भी पॉपुलेशन अब डिक्लाइनिंग फेज पे आ गया है. पॉपुलेशन जब एक बार डिक्लाइन करने लगता है तो इट हैज इट्स ओन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स विद इट. साउथ कोरिया का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है. जनरली ये बहुत सारे कंट्रीज जिनमें मीडियन एज 45-50 के आसपास चला गया है, वहां पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है. पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के बहुत सारे और इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जनरली एजिंग पॉपुलेशन है. जब एजिंग पॉपुलेशन है, देयर आर मोर एल्डरली इन द पॉपुलेशन, देन आप जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं वो कई बार पास थ्रू इजीली नहीं होता है. गवर्नमेंट ने टैक्स काटा, आप और मैं उस पे स्पेंडिंग करेंगे, विच इज व्हाट द मोटिव ऑफ कटिंग टैक्स वाज. पर एक 70-year-old पर्सन में नॉट डू दैट. एक्सपेंडिचर मेरा बहुत स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स को, हेल्थ केयर को, नॉन डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स लाइक एफएमसीजी, वहां जाने लगेगा. एज कंपेयर टू अगर रेट्स को 0% कर दिया जाए इंडिया में, तो आप और मैं लोन लेके उसको स्पेंड करेंगे, राइट? सो आई थिंक as population ages, it becomes a problem. Generally, this happens when your family start having one child. We are still a little bit away from that stage. तो हमारा population के जो declining parameters या projections हैं, वो आज से 40-50 साल बाद आना शुरू होते हैं. Because obviously, as countries get more educated, the number of kids per family start reducing a little bit. That's been the trend that has been seen across the world predominantly. And as that happens, economic prosperity increases, but उसके साथ population आपका धीरे धीरे decline करना शुरू होता है. अभी फिलहाल अगले 25-30 साल में इंडिया को वो इशू नहीं है. वो इशू चाइना फेस कर रहा है, इसलिए they are trying to reverse their one child policy now, right? They're incentivizing, for example, having more than one kid at this point of time. So that's a problem. As Elon Musk also says that it is sort of a ticking time bomb in a lot of geographical places in the world, क्योंकि आपका इकोनॉमी अपने आप स्लो ग्रो करने लगेगा और फिर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले ले. Japan is a classic example where interest rate has been kept at 0 for a very long period of time, but because population aging है तो productivity पे कोई बहुत major improvement नहीं हो रहा है उसके चलते. तो हमारे केस में वो प्रॉब्लम अभी थोड़ा दूर है. It is not immediately, at least in the next 30-40 years, we hopefully will not see there. And consequently, the bigger play is ki demographic pool is growing, and you know what is happening with that. Does that answer? Yeah. Okay, perfect. So let's move ahead with our next quick discussion, which is हमारे largest import items क्या-क्या हैं? कुछ idea? Oil is our largest import. Gold is one of our larger imports, correct? Defense actually हम export भी करते हैं, but हाँ मतलब it is one of the key imports. But something else that comes to your mind? On a aggregate basis, we are now a big exporter, right, of mobile phones, for example. But we assemble a lot of them. A lot of the ingredients actually are imported, right? And ये जो process है mobile phones बनाने का, ये पिछले 7-8 साल में इंडिया ने शुरू किया है. इससे पहले तक electronics was a big import for us. In fact, even now, if I look at the set of imports which are there, even now, if you look at our imports, अगर हम अपने imports को देखेंगे, तो oil और petroleum related imports हम देखेंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, right? And then followed by some of the other stuff which is pearls, precious metals, coins, etc. Electronic equipment is the third largest, right? अब अगर आप ये 2024 का डेटा है. अगर आप 2017-18 में जाएंगे तो वो पॉइंट था जब ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक इंपोर्ट बढ़ने लगा सडनली. वंस अगेन आप रिलेट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक जो है, इकोनॉमिकली पॉपुलेशन ऊपर मूव कर रही है, लोगों के पास इनकम ज्यादा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज्यादा है, तो लोग टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर्स खरीदेंगे, राइट? हम इनमें से कुछ भी बहुत ज्यादा बनाते नहीं थे इन इंडिया, राइट? बिकॉज हम कुछ बहुत ज्यादा बनाते नहीं थे इन इंडिया,
what started happening was, of course, this was a problem. The government would see कि आप population को you cannot stop from buying these equipments, right? You will eventually see them purchasing these. The only way to counter it, you produce them yourselves. तो या तो आप प्रोड्यूस करें इंटरनल कंजम्पशन के लिए, या आप एक्सपोर्ट करें, तो कुछ कंपैरिजन आपका नेट बेसिस पे बेटर होगा. करेक्ट? Do you know of any companies that are in electronics, contract electronics manufacturing in India? So LG Electronics, which got listed recently, has a manufacturing arm in India, right? A lot of other players actually get this done through contract manufacturers in India, right? तो बहुत सारे मोबाइल फोन्स जो इंडिया में बनते हैं, या बहुत सारे टेलीविजन्स जो इंडिया में बनते हैं, जैसे पैनासोनिक अपना टेलीविजन जो इंडिया में बनवाता है, they are made by contract manufacturers in India. Right? This was a theme that was very clearly going to be visible. अगर आप 2017-18 में बैठ के ये numbers को check कर रहे थे, oil का हम कुछ नहीं कर सकते because oil is an import and we don't have enough oil reserves. तो हमें import करना ही है. उसके around हम thematically कोशिश जरूर करने वाले थे कि हम ethanol blending करेंगे, कि हम EV की तरफ shift करेंगे, हम cleaner energy की तरफ shift करेंगे, तो policy उस तरफ बनने वाला था, वो clear था. Correct? Electronics and electrical equipment importing was a problem. The only way you can counter is कि आप उसे यहाँ पे produce करें, right? The government policy was very, very benign in this. The government came up with production-linked incentive schemes, PLI schemes के through government आई, और कुछ companies इनमें बहुत ही prominently placed थी at a certain point of time. And one of those examples of the companies was Dixon Technologies, right? So Dixon Technologies, if you spot, somewhere around this period used to do sales of 1,300 odd crore, right? इनका IPO यहाँ कहीं आया था 2017-18 के आसपास. 2,500 करोड़ का सेल्स था, जो 3 साल में 4,000 हुआ, उसके 2 साल बाद 10,000 हुआ, उसके 2 साल बाद 17,000 हुआ, 2025 में 38,000 एंड पिछले 12 महीने में 50,000 करोड़ के आसपास का सेल्स हो गया है. There is a 20 times growth in sales in about 9 years. At the same time, profit, which used to be 13 to 40 crore, became 1,800 crore in the last 7, 8, 9 years. This is because policy was benign. आप गवर्नमेंट के फोकस के एरिया में थे, ये सेगमेंट को पुश मिलने वाला था, और अगर आप वेल प्लेस्ड हैं तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है. और भी कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसा किया है, बट दीज गाइज वर एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस एंटायर मूव. करेक्ट? अनदर एग्जाम्पल दैट इफ आई कैन लुक एट thematically what segments are doing well or not doing well, then can I go and identify opportunities or segments and companies that may have a good runway, जिनको अच्छा runway मिलेगा, right? However, at this point, I would want to add something relevant for our discussion, which is thematic investing is great. It gives us good ideas and details about how do I go and look at various opportunities. जैसे अगर import substitution हम देखना चाहते हैं या export building हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें हम basically कौन से segments को देख रहे हैं, that becomes a very key element that is there. But one of the key risks that comes along with this is this gives us idea. ये idea हमें दे रहा है, correct? But ये हमें directly ये नहीं बता रहा है कि कौन सा कंपनी अच्छा करेगा. उसमें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. जैसा हमने लगेज के साथ देखा कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट मोर प्लेयर्स कम इन. मे बी दे कम, मे बी दे डोंट, राइट? देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट वी कुड हैव वैल्यूएशन दैट हैज ऑलरेडी गॉन अप टू मच. हमने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है, क्योंकि ये जो मुझे पता है, ये आपको पता है, ये हो सकता है और कई लोगों को पता हो, एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टॉक्स को पहले ही खरीद लिया गया है. अगर स्टॉक्स को पहले ही खरीद लिया गया है तो इट इज पॉसिबल कि वैल्यूएशन उस लेवल पे चला गया है कि जहां पे आपका इंक्रीमेंटल रिटर्न बहुत अच्छा नहीं होने वाला है. इन सभी स्टॉक्स में, इन सभी नैरेटिव्स में ऐसा हो सकता है कि द मार्केट फंडामेंटल्स रन अहेड वे अर्लियर देन द एक्चुअल स्टोरी प्लेइंग आउट. तो आइडिया ये है कि जब आप मैक्रो थीम्स को देख रहे हैं तो एक हमें यह समझना जरूरी है कि क्या मैक्रो थीम का जो प्ले आउट होने वाला है वो अभी बचा है, या ऑलरेडी हम कुछ सेक्टर्स में वो देख चुके हैं. सेकंड, हमें काफी क्लियरली इसको सीधा एक्सट्रापोलेट नहीं कर लेना चाहिए. मैक्रो थीम प्लेइंग वेल फॉर अ सेक्टर
मींस सेक्टर का रेवेन्यू ग्रो करेगा। हो सकता है प्रॉफिट ग्रो करे, हो सकता है ना करे। अगर प्रॉफिट ग्रो भी करेगा तो हो सकता है वैल्यूएशन उसको इनकॉर्पोरेट कर चुका है, या हो सकता है बाद में करे। तो यहां 2-3 लेयर्स हैं जो हमें समझना जरूरी है। पहला आइडिएशन हमें मिल रहा है कि हम मैक्रो थीम से आके रेवेन्यू तक पहुंच गए हैं कि अगर लगेज इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो एज अ सेक्टर पूरे लगेज इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रो करेगा। क्या लोग उसमें पैसा बनाएंगे फ्रॉम अ मार्जिन परस्पेक्टिव इन कंपनीज, वी डोंट नो। क्या इन्वेस्टर्स उसमें पैसा बनाएंगे, वी नीड मोर एनालिसिस अराउंड दैट। But thematically, we have identified, if we can look at a few macro parameters, that there are opportunities that can come. That's the biggest risk. This extrapolation that ये सेक्टर अच्छा करेगा इसलिए इसमें कोई भी स्टॉक अच्छा करेगा, ये जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में प्ले आउट करे, right? That is all in our discussion today around macro investing and themes that can be generated using macro investing. सर देयर इज वन क्वेश्चन Sure. कि अभी हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स आर ऑन लाइक डाउनटर्न की, अभी सब गिर रहे हैं इंडिया में क्योंकि वो सर्विस बेस्ड है एंड एआई कंपनीज आर ट्राइंग टू रिप्लेस द सर्विस पार्ट। तो हम इसको अगर हमें मैक्रोज में देखना हो तो हम इसको कैसे पूरा मैक्रोज में देखें एंड प्ले आउट कैसे करें? I think कुछ पार्ट इस डिस्कशन का इज नॉट नेसेसरली जस्ट अ मैक्रो एनवायरनमेंट, बट मोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि सेक्टर में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आईटी सेक्टर का हिस्टोरिकली जो मॉडल ऑफ ऑपरेशन रहा है वो ये रहा है कि कुछ नंबर ऑफ डेवलपर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे और उनका बिलिंग जनरली पर आवर बेसिस पे हो रहा होगा, राइट? बिकॉज ऑफ एआई कमिंग इन, दो चीज होंगी। अगर मैं एक तरह से देखूं मुझे फायदा क्या है एज एन आईटी कंपनी, तो मुझे शायद उतने वर्कफोर्स की जरूरत है नहीं, मैं अपना वर्कफोर्स रिड्यूस करके सेम काम दे सकता हूं, राइट? पर अगर मेरा बिलिंग मॉडल पर आवर बेसिस पे है, अगर मैं बिलिंग 100 लोगों को 500 घंटे के लिए बिल कर रहा हूं, अब मैं 50 लोगों को 500 घंटे के लिए नहीं 100 घंटे के लिए बिल करूंगा, तो मेरे रेवेन्यू पे हिट है। और जब तक ये मॉडल इवॉल्व होगा तब तक ये अनसर्टेनिटी मार्केट में प्ले आउट कर रही है, राइट? आई थिंक लाइक ऑल अदर थीम्स और न्यूज नैरेटिव्स इन द मार्केट, ये भी एक पॉइंट पे ओवरब्लोन हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि एआई रिप्लेस कर देगा इन सबको, ऐसा नहीं होगा, ये भी इवॉल्व होंगे, देयर विल बी थिंग्स। But yes, currently the market is uncertain about how quickly they will be able to turn. It's not just IT firms. Anything that does consulting, anything that charges by the hour, कोई भी अगर घंटे के हिसाब से पैसा ले रहा है कि मुझे 1 घंटे का इतना पैसा दीजिए, वहां पे AI आके और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। और उस सिनेरियो में जहां आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, रेवेन्यू पे थोड़ा सा हिट होने वाला है। ऑब्वियसली कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो नए रोल्स एमर्ज करने लगते हैं, वो ट्रांजिशन टाइम के दौरान थोड़ा अनसर्टेनिटी है, बट ऑब्वियसली एट सम पॉइंट वी वुड एक्सपेक्ट कि नए रोल्स एमर्ज करेंगे। सर द रीज़न आई आस्क्ड द क्वेश्चन ना कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा मॉर्निंग में, किसी इंटरनेशनल हाउस ने पब्लिश किया था कि आने वाले 3 से 4 साल में एआई विल बी डूइंग द वर्क, जैसा हम इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है सिर्फ उतने कॉस्ट में सेम जो वर्कफ्लोज हैं अभी वो एआई कर लेगी। देन आई एम आस्किंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि उससे क्या क्या मैक्रोज हम आने वाले दिनों में तब देखें कि इफ एआई कैन डू द सेम वर्कफ्लो सेम थिंग्स। मतलब अगर आप नोट करें तो ब्रॉडली दिस में नॉट बी नेसेसरली अ मैक्रो थीम हियर, बट मोर कि अगर हम देखें कि एआई अगर कुछ बेस लेवल ऑपरेशनल टास्क को रेप्लिकेट कर रहा है, तो हमारा जो टाइम फ्री हो रहा है, क्या हम उसे यूज करते हुए कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हैं क्या, राइट? सो ऑब्वियसली यहां पे एक बियर केस सिनेरियो और एक बुल केस सिनेरियो है। बियर केस सिनेरियो ये है कि एआई विल टेक ओवर जॉब्स, मैसिव जॉब लॉसेस होंगे, and then what happens to the economy across the world. A slightly more sensible or a bull case scenario around this if you try to build out is कि AI की वजह से हो सकता है transitional job losses होंगे, पर AI उतना ही बड़ा tool है for repositioning a lot of things in the economy and skill set of people. मैं आज AI को use करके अपने skill set को improve कर सकता हूँ and अपने आप को reposition कर सकता हूँ for some other work or some other role in due course of time. The only risk that plays here is that this is happening too fast, right? Unlike historical times where technologies have come in, they've given some time. जब कंप्यूटर आए थे तो 10-15 साल का टाइम दिया गया था, लोगों ने अपने आप को उसके अराउंड इम्प्रोवाइज कर लिया और नए रोल्स जनरेट हो गए। AI जिस तेजी से आ रहा है, there is a possibility that some people may get left behind. But on a slightly longer scale, I would assume कि mathematically for AI to work, there have to be new and new productive areas to come up,
एंड वो तभी आएंगे जब लोग अपने आप को रीस्किल करके नए जॉब्स की तरफ मूव करेंगे. Also, one aspect that is not completely discussed is if AI does all these tasks, then does the actual cost of compute remain relevant or not? कि क्या उतना इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास? अगर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाता है तो क्या होता है उसके अराउंड? वो थोड़े से ग्रे एरियाज हैं अभी. But to answer your question, obviously it is there. It's a tool that has come up, and जो भी ऑपरेशनल टास्क हैं, जो नॉन वैल्यू एड टास्क हैं, वो बहुत पॉसिबल है, जो रिपीटेटिव टास्क हैं कि वो रेप्लिकेट हो जाएं एआई के द्वारा. द ओनस इज ऑन अस टू नाउ फिगर आउट कि हम अपने को उस नॉलेज को यूज करते हुए कैसे एलिवेट करें ताकि प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो सके. माई होप इज दैट वी शुड बी एबल टू सॉल्व अ लार्ज सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड यूजिंग एआई. मतलब जैसे इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें हर गांव में, हर कस्बे में एक अच्छा टीचर लगाने की जरूरत है. उतने अच्छे टीचर हैं नहीं हमारे पास. पर अगर आप एआई के डेवलपमेंट्स देखें, अभी एआई कॉन्फ्रेंस के डेवलपमेंट्स देखें कि आप ट्रांसलेशन सर्विसेज ऑलमोस्ट रियल टाइम वर्नाकुलर रीजनल लैंग्वेजेस में कर पा रहे हैं विथ द सेम सॉर्ट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट. अगर आप ये कर सकते हैं तो ऑल वी नीड इज सम इक्विपमेंट लाइक दिस इन ईच विलेज. एक अच्छा टीचर चाहिए और आपने सब जगह वो रेप्लिकेट कर दिया है, राइट. आप डिवाइसेस पे ये चीज रेप्लिकेट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जॉब्स लेने के लिए आ रहे हैं एआई के टूल्स. दे आर ऑल्सो एम्पावरिंग अस अ लॉट. इट इज अप टू अस हाउ वी इवॉल्व विथ ऑल ऑफ दिस. ऑफ कोर्स सम सेगमेंट्स विल गो अप एंड सम सेगमेंट्स विल गो डाउन इन दैट प्रोसेस. श्योर. So I had two questions. फर्स्ट इज़ आपने कहा कि मैक्रो डेटा यूज़ करके हम लोग थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग एंड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि उस सेक्टर्स में या जो भी सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं उसमें सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, वेदर कोई उसमें विनर निकल के आएगा या नहीं, ये करना थोड़ा मुश्किल है, विच इज़ अ रिस्क. इज़ देयर एनी अदर वे जिसमें हम लोग ये थीम प्ले आउट कर सकते हैं या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं विदाउट बीइंग without being so risky or thinking about ki which stock will work, maybe ETFs or stock baskets or something We like can that. use mutual funds, we can use sector ETFs, we can use sector funds, sector index funds उठा सकते हैं हम. अगर आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में फंड्स हैं इंडिया में. अगर आपको लगता है एफएमसीजी सेक्टर अच्छा करेगा तो उस पे फंड्स अवेलेबल हैं. अगर आपको लगता है बैंकिंग अच्छा करेगा तो बैंकिंग सेक्टर के फंड्स हैं, आईटी सेक्टर के फंड्स हैं. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर व्यू इज, अगर हमें लगता है कि कंपनी पिक करने का स्किल उतना अच्छा नहीं है या हो सकता है फंड मैनेजर हमसे ये बेहतर कर सकते हैं, तो ETFs एंड इंडेक्स फंड्स और सेक्टर फंड्स आर अ ग्रेट वे टू डू दिस, राइट. Globally also, I mean, if I have to invest outside India and I don't know what companies to invest in, ये बेटर आइडिया होगा कि मैं किसी फंड को खरीदूं जो बाहर स्टॉक्स खरीद रहे हैं, या बाहर का कोई इंडेक्स फंड खरीद लूं जो सारे ही मेजर स्टॉक्स को रेप्लिकेट कर रहा है. तो थीमेटिकली वंस आई हैव आइडेंटिफाइड द थीम, अगर हमने एक बार थीम आइडेंटिफाई कर दिया, आप सही कह रहे हैं कि कई सेक्टर्स में, अभी मान लीजिए मैंने हेल्थ केयर का थीम आइडेंटिफाई कर दिया. फार्मा इज अ वेरी ट्रिकी सेगमेंट टू इवैल्यूएट. बहुत ज्यादा स्किल सेट हम में नहीं होगा कि हम एक एक फार्मा कंपनी को इवैल्यूएट कर पाए या हर कोई कर पाए. तो इट इज मच इजियर टू गो एंड बाय अ फार्मा सेक्टर फंड और अ हेल्थ केयर फंड अगर मैं थीमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं. तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जो कि यूज की जा सकती है. रादर देन गोइंग एंड पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स, कैन आई गो एंड लुक एट इंडेक्स फंड्स और sector funds or thematic funds that are there. Right. And so one more question was that अगर हमने ये समझ लिया है कि मैक्रो डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंड इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड गेट न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, तो अगर कोई रेगुलर इन्वेस्टर है या इवन मंथली SIPs भी कर रहा है एंड जस्ट लुकिंग एट विच इंडेक्स फंड्स टू पुट मनी इन, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है या मेट्रिक्स है जो हम लोग रेगुलरली ट्रैक कर सकते हैं टू जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ कि कंट्री में या फिर वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है एंड वहाँ से वी कैन गो अहेड. Broadly, there are a bunch of indicators. मतलब हम GDP लेवल से लेके GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इनकम्स कितने ग्रो कर रहे हैं, पर कैपिटा GDP कितना ग्रो कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह मूव कर रहा है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे हैं, इन्फ्लेशन कहाँ पे है, ये की पैरामीटर्स हैं जो हमें गेज करने हैं. Depending on what our sectoral ideas are or what our themes are, we will have to periodically look at these. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रोज बैठ के ये सारे पैरामीटर्स चेक कर पाऊं, पर एक पीरियोडिक इंटरवल पे मैं देखना चाहूंगा कि क्या मेरा पुराना थीसिस अभी वैलिड है या नहीं है. मुझे लगता है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जैसे टैरिफ्स की वजह से कुछ इशू होने वाला है, व्हाट हैपेंस इफ द रूपी डेप्रिशिएट्स,
अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है, अभी 90 91 पे है, अगर ये 95 की तरफ जाता है तो कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कौन से सेक्टर्स अच्छा नहीं करेंगे, इसके अराउंड जो मुझे डेटा चाहिए ये मैं चूज करूंगा, पिक करूंगा एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम, एंड आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड मे बी एट अ 3 month और 6 month इंटरवल कि क्या वो डेटा होल्ड करता है या नहीं करता है, राइट? बट अगेन देयर आर लाइक hundreds of parameters to look at. There is no rule that you have to look at only these set of parameters or those set of parameters. As you start tracking these parameters and you start making these linkages, things will become clearer in terms of, okay, when I track a certain element, then these sectors are going to get impacted directly because of that. इसमें से कुछ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट लेवल पे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत जल्दी चेंज नहीं होगा, राइट? बट करेंसी हो सकता है, तो मुझे करेंसी के लेवल और उसके अराउंड ट्रेड क्या क्या डेटा आ रहा है उसे एक पीरियोडिक लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे या 6 monthly लेवल पे एक बार ट्रैक कर लेना चाहिए कि क्या कुछ मेजर चेंज हो रहा है उसके अराउंड। ओके, थैंक यू। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पूछना था मेरे को। अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पीओवी में ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है, तो उससे मैं अपना एक मैक्रो डेटा होगा कि अच्छा कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, आने वाले टाइम में भी बहुत चलेगा। Correct. और गवर्नमेंट्स पुश कर रही है हर दिन कुछ ना कुछ ब्रिज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अभी दैट इज माय गट फीलिंग कि कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ने वाला है। करेक्ट, पर अभी उसको मैं डेटा के साथ कैसे बैक करूं? ये सही में कुछ बेनिफिट हो देगा। सकता है कि नहीं हो सकता इन द फ्यूचर, परफेक्ट, सो दैट मैं फिर उस पे बेट लूं या ठीक है। इन्वेस्ट करूं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, मुझे दिख रहा है, पर क्या सचमुच हुई है, लोकली हुई है या नेशनल लेवल पे हुई है, राइट? तो कुछ डेटा पॉइंट्स हम चेक कर सकते हैं कि कितना रियल एस्टेट का एरिया डेवलप हो रहा है, कितना सीमेंट कंजम्पशन हो रहा है कंट्री में, कितना स्टील कंजम्पशन हो रहा है कंट्री में, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी ओनली, हाउएवर, ठीक है? मान लीजिए मैंने ट्रैक किया कि सीमेंट कंजम्पशन इंक्रीज हो गया कंट्री में, तो मेरे को एक हाइपोथेसिस को वैलिडेशन मिल गया कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट? अब मुझे जाके चेक करना है कि क्या सीमेंट कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, राइट? या रियल एस्टेट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है एज अ होल। तो मैं कुछ क्वार्टर उनका डेटा चेक करूंगा कि क्या उन्होंने एक्चुअली ज्यादा सेल किया है, ज्यादा प्राइस पे किया है, प्रॉफिटेबिलिटी पे किया है, नहीं किया है, या कंस्ट्रक्शन हो रहा है पर ऐसा हो सकता है पहले 10 कंपनी 50 घर बनाते थे, अब 20 कंपनी या 25 कंपनी या 30 कंपनी 100 घर बना रहे हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, राइट? कंपटीशन बढ़ गया है तो एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, पर हर कोई कम पैसा बना रहा है, वैसा भी हो सकता है। तो दिस हैज टू ट्रांसलेट इनटू कंपनीज मेकिंग मनी आल्सो। कई बार ऐसा होता है कि सेक्टर लेवल पे बहुत काम हो रहा है, पर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो कोई भी बहुत ज्यादा एडिशनल पैसा नहीं बना रहा है, राइट? तो दो लेवल हो गए। एक लेवल हो गया कि मैंने मैक्रो डेटा में जाके ढूंढा कि मुझे कंस्ट्रक्शन ज्यादा दिख रहा है, तो मैं रियल एस्टेट एरिया कितना डेवलप हो रहा है वो चेक कर रहा हूं, और सीमेंट सेल्स कितना हो रहा है वो चेक कर रहा हूं। उसके अराउंड एंसिलरी डेटा दिखेगा कि अगर रियल एस्टेट ज्यादा हो रहा है तो पेंट भी हो रहा होगा, तो पेंट का डेटा दिखना चाहिए मुझे। अगर कंपनीज के नंबर इसके बाद कोरिलेट हो रहे हैं कि रियल एस्टेट कंपनीज भी पैसा बना रहे हैं, सीमेंट कंपनीज भी पैसा बना रहे हैं, तो मेरा थीसिस फिर एक तरफ वैलिडेट होता चला जाएगा। ऑब्वियसली यहां पे मुझे कुछ कैलकुलेटेड जजमेंट लेके गेस लेना पड़ेगा किसी पॉइंट पे। अगर मैं खुद श्योर नहीं हूं इस बारे में तो मैं कोई फंड पे जाऊंगा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा या रियल एस्टेट फंड होगा या कोई कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड फंड होगा, जहां मैं फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन छोड़ दूंगा कि उन्हें मुझसे ज्यादा पता होगा, वो कंपनी से मिल रहे होंगे, उन्होंने कंपनी से बात किया होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अगर मुझे लगता है कि मैं खुद ये कैलकुलेटेड गेस लेके रिस्क ले सकता हूं, तो कुछ कंपनीज, कुछ सेक्टर्स को मैं थोड़े समय ट्रैक करूंगा, और जैसे ही मुझे उनमें एक अपटिक दिखने लगेगा इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूविंग, जैसे ही प्रॉफिट्स इंप्रूव होने लगे, नंबर्स थोड़े कंसिस्टेंटली 2-3 क्वार्टर अच्छे आने लगे, तो शायद मैं अपने हाइपोथेसिस को और स्ट्रांग मानते हुए आगे पोजीशंस बनाऊंगा। क्या इसका ये मतलब है जरूरी है कि पैसा बने? कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि ये गलत हाइपोथेसिस था, 3 महीने के लिए नंबर अच्छे हुए, फिर खराब हो गया नंबर। पर टेस्ट करने का तरीका यही है कि मैं जाके चेक करूंगा कि जो इंग्रेडिएंट्स इस पूरे थीसिस में लग रहे हैं, क्या वो सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं और वॉल्यूम वाइज अच्छा कर रहे हैं, और क्या वो कंपनीज एक्चुअली पैसा बना रहे हैं? क्योंकि अगर वो कंपनीज पैसा बना रहे हैं तो फिर और इन्वेस्टमेंट आएगा उस सेक्टर में, राइट? That's the idea to look at that. चलिए, that's it from me. Thanks a lot, and hopefully this was a useful session. Please do share your thoughts in the comment section as well. And if you have any questions, please ask those in the comment section as well. Thank you.